Hello everyone. Now we are going to discuss today about the various construction technique of a low house construction. मतलब ऐसी तमाम तकनीक्स जो कि हमको हमारा जो घर है वो बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली हो जाए, जिससे हमारी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50%, 60%, 70% तक कम हो सके। तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। तो सबसे पहली टेक्निक के लिए हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे बहुत सारे टाइप्स के फाउंडेशंस अवेलेबल है। जब हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और जिस पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड आएगा तो बहुत इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हम वहाँ पे सिर्फ एक थिक स्टोन वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। एज यू कैन सी, हमने एक बेड था हमारे पास और उसमें हमने दोनों साइड से सिर्फ थिक स्टोन वर्क प्रोवाइड कर दिया है। अब जैसे कि आप अगर फ्लोर लेवल तक आ गए तो फ्लोर लेवल पे आप उस स्टोन वर्क को 30 टू 40 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट को रेज कर सकते हैं। बट अगर सॉइल बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में, अगर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन में, तो आपकी ये जो आपने वॉल्स बनाई थी आपको इसको एक एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू अ हाइट ऑफ 70 टू 80 सेंटीमीटर और मे बी अप टू 1 मीटर, ताकि वो आप लेवल तक उसको प्रोवाइड कर सके और दैट वॉल कैन बी यूज एज अ पार्टीशन वॉल्स। सो दिस आर द सम टेक्निक फॉर द फाउंडेशन पर्पज। नेक्स्ट हमारे पास एक और एक टेक्निक्स आएगी। अगर आप किसी समुद्री इलाके में रहते हैं या फिर आप ऐसा कोई कोस्टल एरिया में रहते हैं जहाँ पे वाटर जो रहता है वो मेनली सैलिन के फॉर्म में रहता है, नमक वाला पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहता है, और आपके पास जितना ज़्यादा स्टील लगाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर कोरोजन होगा, तो आप एज अ स्टील का रिप्लेसमेंट भी बैम्बू से कर सकते हैं। बैम्बू हमारे पास नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि हमको इजीली मिल जाएगा हमारे दूसरे दूसरे स्टेट्स में, दूसरी दूसरी सिटीज़ में, तो वहाँ से हम बैम्बूज को परचेज करके अपने मटेरियल के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमको रेनफोर्समेंट की भी ज़रूरत कम पड़ेगी और साथ ही साथ हमारा जो घर बनेगा वो भी थोड़ा सा इको फ्रेंडली बनेगा। बैम्बू को हम किसके साथ यूज करेंगे? एज अ लाइम कंक्रीट, और ये पर्टिकुलरली हम वहीं पर यूज करेंगे जहाँ पे सी कोस्ट वगैरह की प्रॉब्लम्स रहती है, जहाँ पे हमारे पास जो सैंड रहती है वो बहुत ज्यादा लूज सैंड्स रहती है। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द फाउंडेशन पर्पजेस। अब इसमें हमारे पास ऐसी भी कुछ जगह ऐसी रहती है जहाँ पे हमारे पास जो स्टोन्स रहता है वो बहुत ज्यादा बल्क में अवेलेबल रहता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह पे स्टोन मैसनरी भी रहती है। जैसे मध्य प्रदेश में एक बहुत ज्यादा फेमस जगह है चंदेरी, वहां पे आप ये स्टोन मैसनरी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। या फिर पुराने जितने भी साम्राज्य रहते थे, जितने भी आर्किटेक्चर्स रहते थे, वो सारा काम अपना स्टोन मैसनरी से करते थे। बट स्टोन क्या रहते हैं? हमेशा इरेगुलर शेप्स के रहते हैं। कोई स्टोन आपको ऐसा मिलेगा, कोई स्टोन ऐसा मिलेगा, तो दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द वॉल कंस्ट्रक्शन। ये इरेगुलर शेप से आप इसको यूज नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको यूज करते भी है तो इसकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं जाके वीक हो जाएगी, इसके अंदर क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक मेटल का बॉक्स बनाएंगे जिसके पर्टिकुलर डायमेंशंस रहेंगे, और उसके अंदर हम इस स्टोन को डालेंगे। जैसे ये मेटल बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैंने एक स्टोन डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक स्टोन डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक स्टोन डाल दिया, यहाँ पे मैंने स्टोन डाल दिया, और इस मटेरियल को हम कंक्रीट के साथ फिल कर देंगे। ये जो डायमेंशंस रहेंगे इस बॉक्स के, दैट इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 23 सेंटीमीटर वाइड। हर एक एक ऐसे ऐसे बॉक्स बनाते जाएंगे जो कि 45 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, 23 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, एंड दैट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर हाई। तो ऐसे बॉक्स बनाएंगे जिससे कि हमको पूरे जो ब्रिक्स मिलेंगी, इसकी ब्रिक्स स्टोन ब्रिक्स मिलेंगी, स्टोन ब्रिक्स इन विच इन द फॉर्म ऑफ कंक्रीट, ये हमको एक प्रॉपर रेगुलर शेप से मिलेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमने फर्स्ट वाले में क्या करा था, जो भी हमारे पास नॉर्मल स्टोन्स मिल रहे थे हमने उसकी मदद से वॉल्स बनाना स्टार्ट करे थे। दैट इज इरेगुलर इन शेप, दैट इज बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मैं इसके साथ कैसे जोड़ू, यहाँ पे बीच में कंक्रीट भरूंगा, यहाँ बीच में कंक्रीट भरूंगा, बट कहीं ना कहीं ये शेप जब इस शेप के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे वॉइड्स रह जाएंगे। जब ये वॉइड्स रह जाएंगे तो अल्टीमेटली इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम होगी तो दैट वॉल कैन बी इजीली डिस्प्लेस, या खसक सकती है, ओवरटर्न हो सकती है, ओवरलोड होकर गिर सकती है तूफानी वगैरह आने पे। तो अपन क्या करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इट इज नॉट प्लीजेंट इन अपियरेंस, ये आपको देखने पे भी कभी अच्छी नहीं लगेगी। तो हमारे स्ट्रक्चर्स वही अच्छे लगते हैं जो हमको प्लीजेंट रहते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस, आपके जो रहेंगे ये एक जैसे रहेंगे। सो दिस शुड बी रेगुलर इन शेप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर सारे कॉन्क जितने भी पत्थर उनको फिल करेंगे, इसके अंदर कंक्रीटिंग करेंगे और इसको अच्छे से आपको कॉम्पैक्ट करना है। इफ यू वोंट बी एबल टू डू द सक्सेसफुली कॉम्पैक्शन, यहाँ पे कुछ वॉइड्स रह जाएंगे, दैट वॉइड शुड नॉट बी अकर। ओके, नेक्स्ट
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे हमारे पास ग्रेनाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है, सो दैट कैन बी यूज फॉर द स्प्लिटिंग पर्पस। मतलब आप देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक वॉल है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इस वॉल में जगह छोड़ के यहाँ पे ऐसे ऐसे पत्थर बड़े बड़े जाली जैसे इसको बना सकता हूँ। ये पत्थर क्या काम करेंगे मेरे लिए, एज अ वेंटिलेशन भी काम करेंगे, एज अ लाइट भी काम करेंगे। और आपको याद होगा जब पुराने घर होते थे वहां पे मचान हुआ करते थे, तो ये मचान का काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इन पत्थरों के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है और ये बहुत समय तक टिके रहता है। साथ ही साथ इन पत्थरों पे आप अपना घर का बहुत सारा सामान भी रख सकते हैं, एज अ छज्जा वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो दिस कैन बी यूज फॉर द वेरियस पर्पजेस। जनरली ये ग्रिल्स में, चाइल्ड प्रूफ फर्नीचर्स वगैरह में ये स्प्लिट कोन बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। अब इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट मटेरियल विच इज नोन एज सन ड्राइड ब्रिक्स। इसमें क्या रहता है, हमारे पास एक ब्रिक बनाने के लिए मटेरियल रहता है जिसको मोल्ड के अंदर फिल करते हैं और उससे ब्रिक्स वगैरह बना के उसके लिए वॉल्स वगैरह खड़ी करते हैं। क्या करते हैं, हमारे पास जो भी लोकली अवेलेबल नेचुरल मटेरियल्स रहता है, मटेरियल्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ सैंड जो कि अप्रोक्सीमेटली बहुत कम रहता है, सिल्ट का परसेंटेज रहता है, क्ले का इसमें अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% रहता है जो कि नेचुरली लोकली अवेलेबल मटेरियल है। इन सब पार्टिकल्स और भी इसके साथ बहुत सारे तमाम पार्टिकल्स रहेंगे, इन सब पार्टिकल्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर और हमारे पास मोल्ड के फॉर्म में इसका फिल करते हैं। एज यू कैन सी हमारे पास बहुत सारे मोल्ड्स रहेंगे, इस मोल्ड्स के अंदर उसको फिल कर देंगे और फिल करने के बाद इसको सन ड्राई में सुखा देंगे। जनरली इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सुखाया जाता है जैसे हम ब्रिक को सुखाते हैं, और जब ये ब्रिक्स हमारी बन के रेडी हो जाएगी सो तो वी कैन यूज इट फॉर द वॉल कंस्ट्रक्शन। ये जो टेक्निक है वो बहुत ज्यादा पुरानी है, बट आज भी ये टेक्निक जो है वो हमको कुछ पार्ट्स ऑफ केरला में देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के नेचुरली अकरिंग जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मड सन ड्राइड ब्रिक्स आर जनरली यूज फॉर अ 2-story buildings also, building नहीं 2-story house also, and can be used for the 1 story, but it cannot be used for the 3 story because they are not having a high compressive strength. इनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इतना ज्यादा लोड बियर कर सके। सो इफ वी हैव टू रेज फ्रॉम 2 story to 3 story or 4 story, so that we'll going to further discuss. Okay, नेक्स्ट आता है मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज नोन एज COB। इसमें क्या है, मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास मड पार्टिकल्स थे मैंने उनको क्या करा था, यहाँ पे ब्रिक्स के फॉर्म में बनाया था। ये जितने भी पार्टिकल्स थे इन सबको मैंने ब्रिक्स के फॉर्म में बना लिया था और ये ब्रिक्स में सारी एक दूसरे के पास जाके असेंबल कर रहा था। या अब ये ब्रिक्स से मैं बनाऊंगा तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो बिल्कुल प्लेन बनेगा, वर्टिकल बनेगा। अगर मुझे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा चाहिए जो पूरा ऊपर से जाके सर्कुलर बन जाए, लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर बन जाए जो थोड़ा सा गोल आकार रहे और जिसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी रहे, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज COB। मीन्स व्हाट यू डू, आप देख सकते हैं कि एक इंसान क्या कर रहा है, इसमें मटेरियल मिक्स कर रहा है, दूसरा इंसान उसको हाथ से रोल कर रहा है। मीन्स द मटेरियल यू आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ रोल, ये मटेरियल जो है वो ऐसे रोल के फॉर्म में है। एक रोल ऐसा बना लिया, एक रोल ऐसा बना लिया, और एक रोल के ऊपर एक रोल ऐसे रखते जा रहे, जैसे एक रोल ऐसा रख लिया, फिर एक रोल ऐसा रख लिया, फिर एक रोल ऐसा रख लिया, एक रोल ऐसा रख लिया, और यहाँ से उसकी ऐसी फिनिशिंग करना स्टार्ट कर दी। सो लाइक यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स यू विल गोइंग टू हैव, मीन्स द सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है। बट अगर ब्रिक होती तो ब्रिक ऐसे रखते या ऐसे रखते, फिर से ऐसे रखते ताकि इनकी बॉन्डिंग हो सकती थी। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है। बट ये कॉब में आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा रहेगी। बट ये है तो सारे पार्टिकल मड के। अब जब ये सारे पार्टिकल मड के, तो आप इनको भाई पर्टिकुलर हाइट तक नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर भी बहुत ज्यादा विंड का फोर्स आ गया या टेम्परेचर का कोई भी स्ट्रेस जनरेट हो गया तो ये पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। सो इट कैन बी यूज फॉर अ सर्कुलर वॉल्स बट अप टू अ 2 story ओनली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप की ब्रिक्स आती है विच इज नोन एज प्रेस्ड ब्रिक्स। ये ब्रिक्स क्या थी, हमने इसे नॉर्मली यूज करा था, मटेरियल फिल कर दिया था और एज अ शेक और वाइब्रेटर, लो वाइब्रेटर की मदद से यहाँ पे मटेरियल को कंप्रेस करा था। बट प्रेस्ड ब्रिक्स में क्या होगी, मेरे पास एक मशीन रहेगी जिसको मैं मटेरियल को प्रेस करूंगा और उसको बहुत तरीके से कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करूंगा ताकि उसके अंदर, यहाँ पे जो मटेरियल के अंदर जो वॉइड्स है वो बहुत ज्यादा मिनिमम हो जाए। समझ लीजिए कि आपके पास पहले ब्रिक ऐसी थी, यहाँ पे आपके पास ऐसा मटेरियल था। अब जब मैंने इसको प्रेस करा तो ये जो मटेरियल है वो यहाँ तक आ गया, मीन्स इतना ज्यादा वो प्रेस हो गया। जब वो मटेरियल बहुत ज्यादा प्रेस हो गया तो उसके अंदर जो वॉइड्स थे वो बहुत ज्यादा मिनिमम हो गए। जब ये वॉइड बहुत ज्यादा मिनिमम हो गए तो इसकी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ बढ़ गई।
स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण हम ये जो मटेरियल पहले 2 ही स्टोरी तक यूज कर पा रहे थे, दिस कैन बी यूज फॉर द 3 स्टोरी ऑल्सो। और इस टाइप के मटेरियल में बस एक यही प्रॉब्लम है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। क्यों? क्योंकि ये सब पार्टिकल्स हम किसकी मदद से बना रहे हैं? मड के पार्टिकल्स से। अब जैसे जैसे बरसात होगी तो ये पार्टिकल्स हमारे धीरे 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 बह के जा सकते हैं। तो हमको इसको प्रोटेक्ट करना रहेगा बाय प्रोवाइडिंग आइदर द स्टोन स्ट्रक्चर, आइदर द ग्रेनाइट स्ट्रक्चर, और covering it with any other material. So you can see on the diagram, one is doing the pressing and one is other filling the mud into the machine so that the voids can be minimized it. Okay, next we are having a one more category which is known as ram dirt. इसमें मैंने क्या करा है, मेरे को एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने कोई ब्रिक्स वगैरह यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक ऐसा सरफेस ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं मटेरियल फिल करता जा रहा हूँ। ये मटेरियल फिल करने के साथ साथ यहाँ पे मेरा मटेरियल फिल होता जाएगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मतलब ये मेरे पास एक वॉल थी, इस वॉल के अंदर मैंने 2 पार्टीशंस लगाए, 2 सपोर्ट लगाए और इसके अंदर मटेरियल फिल कर दिया। जब ये मटेरियल पूरी तरीके से सूख जाएगा तो मैं सपोर्ट को हटा दूंगा। जस्ट लाइक व्हाट वी आर डूइंग इन द करंट सिनेरियो कॉन्क्रीटिंग। जैसे हम कॉन्क्रीटिंग करते हैं वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटेरियल को फिल करते आगे बढ़ते चलेंगे। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हैविंग अ स्ट्रेट सरफेस। जैसे इस तरीके से एक स्ट्रेट सरफेस जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल इन शेप, तो इस तरीके का एक परफेक्ट शेप वी विल बी एबल टू अचीव फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टेक्निक। क्यों? क्योंकि आपने मटेरियल जो भरा है वो एक जैसे लेवल से भरा है, एक जैसे सरफेस से भरा है, तो आपका जो बिल्डिंग है इसका लुक, इसका अपीयरेंस और इसका रेनफोर्सिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। साथ ही साथ आप यहाँ पे एज अ बैम्बू भी यूज कर सकते हैं मटेरियल्स के अंदर। What we are using, you can use the bamboo sticks also. आप जैसे ही बैम्बू को यूज करेंगे तो अल्टीमेटली इसका रेनफोर्सिंग और इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इफ यू आर नॉट यूजिंग अ बैम्बू, यू कैन यूज एज अ कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर स्टील के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सस्ता है और इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके जो फाइबर रहते हैं, नारियल के जो छिलके रहते हैं वो बहुत ज्यादा उसको होल्ड करके रख लेते हैं। मतलब आप सोचिए, आपके अगर जो ह्यूमन हेयर है, अगर ये भी मैं कंक्रीट के अंदर डाल दूंगा तो ये भी बहुत सारी चीजों को पकड़ के रखेगा। बट अगर कोकोनट फाइबर नहीं डालेंगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेट आउट हो सकते हैं। सो दिस इज कैन ऑल्सो बी अ पार्टिकल विच कैन बी यूज्ड इन द वॉल कंस्ट्रक्शन। अब एक और नेक्स्ट टाइप की टेक्निक आती है विच इज नोन एज वेटल इन द डॉट। मतलब ऐसे ही रीजन जहाँ पे ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूँ जनरली, तो वहाँ पे इस टाइप के बैम्बू स्टिक्स मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे इस टाइप से स्ट्रक्चर्स को आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर जरूरी नहीं आप लो कॉस्ट के लिए करें। आज मैंने ऐसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे जहाँ पे हम इस टाइप का स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब मैंने क्या देखा है कि यहाँ पे आपने एक बैम्बू स्टिक लगाई, एक बैम्बू स्टिक लगाई, एक बैम्बू स्टिक लगाई, एक बैम्बू स्टिक लगाई, और इन्हीं बैम्बू स्टिक्स के ऊपर हमने यहाँ पे घास वगैरह लगा दी और ऊपर से शेड वगैरह डाल के उसको परमानेंट कर दिया। बट इट इज हैविंग अ सेम लुक विच वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन। मतलब ये बैम्बू स्टिक यहाँ से भी है, 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 बैम्बू स्टिक से यहाँ से भी है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा घास का एक पार्टिकल्स ऐसे अलग अलग लेयर्स बना दी। अब इसका फायदा क्या है? इसका यह फायदा है कि यहाँ पे जो हीट रहती है, यहाँ पे जो लुक रहता है, इसका जो अपीयरेंस रहता है, दैट इज एक्सट्रीमली ऑसम एज कंपेरिजन विद द अदर वंस। अब साथ ही साथ बैम्बू की एक खासियत ये भी है कि आप उसको हल्का सा मोड़ भी सकते हैं। हल्का सा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू कैन बेंड इट अगेंस्ट 90 डिग्री, दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सो आप बैम्बू को हल्का सा मोड़ भी सकते हैं, जिसके कारण आपका जो घर है वो थोड़ा सा सर्कुलर शेप में भी आ सकता है। So that is one of the advanced technique for the baffle and the dawn, and it is one of the lowest technique also. Next, one of the most important bond is known as rat trap bond. इसका नाम रेट इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें से कोई चूहा भी घुस सकता है। ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक वॉल, एक मैंने ब्रिक यहाँ बनाई, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ दी, एक ब्रिक मैंने यहाँ बनाई, यहाँ थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ दी, एक ब्रिक यहाँ बनाई, एक थोड़ी सी स्पेस खाली छोड़ दी। मीन्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट डूइंग अ कैविटी इन द वॉल्स। पुराने राजाओं महाराजाओं के घर में क्या होता था, वहां पे हमारे पास उस टाइम पे लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, हमारे पास हवा वगैरह नहीं आती थी, तो वो थोड़ी थोड़ी सी जाली या थोड़ा थोड़ा सा एक एक ईंट खाली छोड़ देते थे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज रेड ट्रैप बॉन्ड। मतलब 2 ब्रिक्स ऐसी लगे, इनके बीच में खाली छोड़ दी, 2 ब्रिक्स ऐसी लगी, एक ऐसी एक ऐसी, फिर इसको पूरा कवर कर दिया, फिर ऐसी लगाई, ऐसी लगाई, फिर इसको खाली छोड़ दिया। इस टाइप का जो अरेंजमेंट हमको देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज रेड ट्रैप बॉन्ड।
साथ ही साथ इसमें जो हमको ईंटों की रिक्वायरमेंट आएगी दैट इज ओवरऑल 25 to 30% हमारी ब्रिक्स कम लगेगी, और इसमें जो हमारा थर्मल इंसुलेशन रहेगा वो भी बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक हैज बीन वी आर यूजिंग फ्रॉम द हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। हमारे अंग्रेजों के जमाने से हम ये सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए आ रहे हैं। ओके, अब इसी का एक एडवांस वर्जन है विच इज नोन एज ब्रिक जाली। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि हमने क्या करा है, अलग अलग लेयर्स की मदद से इसके यहाँ पे जालीज बनाई है, ब्रिक्स की जाली। जैसे हमने कोई कहीं पर कैविटी यहाँ छोड़ दी, कहीं पर कैविटी यहाँ छोड़ दी, कहीं पर कैविटी यहाँ छोड़ दी। यहाँ छोड़ देगा क्या मतलब है, एक लेयर ऐसी बनाई, एक लेयर ऐसी बनाई, एक लेयर ऐसी बनाई, एक लेयर ऐसी बनाई। तो कहीं कहीं पे हमने इस तरीके से कैविटी प्रोवाइड करी है, कहीं पर हमने इस तरीके से कैविटी प्रोवाइड करी, कहीं पर हमने इस तरीके से कैविटी प्रोवाइड करी। सो इट इज हैविंग एन एक्सट्रीमली ऑसम लुक एज कंपैरिजन विद द नॉर्मल वन। साथ ही साथ यहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है उसकी भी हमारी बचत हो रही है, हमारा वेंटिलेशन अचीव हो रहा है, और हमारा थर्मल इंसुलेशन भी बढ़ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ जालीज वी आर प्रोवाइडिंग एट द ओवरऑल सरफेस। सो दिस आर द फ्यू डायग्राम्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, जिसमें आप हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर भी दिखेगा, आपको जाली का स्ट्रक्चर भी दिखेगा। और ये जो जालीज रहती है जनरली हम वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं, और ये जाली जो रहती है जनरली वो 4 से 6 इंच तक रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। अगर हमने इससे ज्यादा प्रोवाइड करी तो वहां से चोरी चकारी इस तरीके की प्रॉब्लम हमको देखने को मिल सकती है। तो हम सिर्फ इतनी ही जाली प्रोवाइड करेंगे जहां से कि हमको सिर्फ लाइट मिल सके, हमको उजाला मिल सके, हमको शुद्ध हवा वगैरह मिल सके। तो इस टाइप के हम होल्स प्रोवाइड करेंगे। ये होल्स सदियों से चले आ रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं, और इस टाइप का मैसन जो है हमको बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। अब हम चाहें तो इसके अंदर बैम्बू स्टिक्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बैम्बू स्टिक्स की मदद से क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्डिंग रहेगी वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब ये बैम्बू स्टिक के थ्रू ये वॉल कनेक्टेड रहेगी, फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रहेगी, फिर ये वॉल कनेक्टेड रहेगी, और फिर यहाँ पे फिर से एक बैम्बू स्टिक आ जाएगी। सो दिस इज एन एडवांस वर्जन विच वी आर यूजिंग। मतलब सिर्फ वॉल ईट बनाने से अच्छा हम उसके अंदर बैम्बू स्टिक्स भी डालते जाए ताकि उसकी कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेंथ बढ़ जाए। सो आई होप दिस आर द फ्यू टेक्निक विच इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद एक नेक्स्ट आता है विच इज नोन एज कॉबल आर्च। कॉबल आर्च में क्या रहता है, हमारे पास बहुत सारी ईट रहती है। अब मुझे क्या करना है, ईटों की मदद से आर्च बनाना है, बट मेरे पास यहाँ पे टिकाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस टाइप की टेक्निक ने क्या करा है, आपने एक ईट ऐसी लगाई, फिर आपने एक ईट थोड़ी सी ऐसी लगाई, फिर आपने एक ईंट थोड़ी सी ऐसी लगाई, फिर आपने एक ईंट थोड़ी सी ऐसी लगाई। इस टाइप से आप क्या कर रहे हैं, हर बार थोड़ा थोड़ा सा 5-6 सेंटीमीटर ईंटों को बाहर निकालते जा रहे हैं। सेम यहाँ पे भी आपने एक ईंट ऐसी लगाई, एक ईंट आपने ऐसी लगाई, एक ईंट आपने यहाँ पे ऐसी लगाई, एक ईंट आपने यहाँ पे ऐसी लगाई, और टॉप पे जाके आपने एक ईंट इन दोनों के ऊपर सपोर्ट कर दी। मतलब अगर आपके पास 5 मीटर तक की स्पेसिंग है, मतलब अगर आपको 5 मीटर तक की यहाँ पे कुछ जगह खोलनी है, तो आप इस टाइप का अरेंजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं विच इज नोन एज कॉबल आर्च। तो इस टाइप की टेक्निक्स, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन भी हमको देखने को मिल जाएगा जो कि आर्च के फॉर्म में रहेगा। आप किसी भी एंशिएंट स्ट्रक्चर्स वगैरह में जाएंगे तो आपको इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये सारे जो रहेंगे हमारे पास, ये सारे स्टोन मैसनरी के वुडन ब्लॉक्स रहेंगे जैसे हमने यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्ट करे थे, और इन्हीं को एक के ऊपर एक अरेंज करा है, बट थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकाला है। जनरली कितना निकालते, 5-10 सेंटीमीटर निकालते, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर टिक सके। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी बाहर ज्यादा निकाल दिया तो ये क्या होगा, नीचे गिर सकता है, और ऊपर की पूरी मैसनरी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज नोन एज कोबल आर्च मैसनरी। सेम ये जो हमने आर्च मैसनरी बनाई है, ये किस शेप की बनाई है, एज अ दिस ट्राइंगल शेप की बनाई है। अब ये मैसनरी सर्कुलर भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है, या फिर हमारे पास ओवल शेप की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम सिर्फ इसको इसी ब्रिक्स की मदद से बनाएं। हो सकता है हम इसमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट भी यूज कर सकते हैं, एज अ बैम्बू स्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ बड़े बड़े आर्च वगैरह भी बना सकते हैं। एज यू कैन सी वी आर हैविंग सर्कुलर आर्च ऑन द स्क्रीन, ओवल, elliptical, and the flat arches also. This can be retained on this type of mechanism. So these are the few arches. Now we are having an advanced fancy sunshades. Fancy means what? आपने क्या करा है, छज्जे को बाहर नहीं निकालते हुए आपने क्या करा है, वहीं पर उसको एक 10% कॉस्ट की मदद से ही आपने उसको प्रोवाइड कर दिया है। क्या प्रोवाइड करा है, एक ऐसा प्रोवाइड करा है जिससे कि आपके ऊपर शेडो ना आ सके, आपके ऊपर सिर्फ लाइट और वेंटिलेशन ही आएगी, जिससे कि क्या होगा, आपका जो घर का जो क्या बोलते हैं एलिवेशन, वो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और साथ ही साथ आपके इसमें मटेरियल की भी सेविंग्स होंगी।
नेक्स्ट वी आर हैविंग एन एडवांस वर्जन ऑफ द डोर्स ऑल्सो। एडवांस मतलब जो पुराने जमाने से हमारे आपने देखे होंगे, आप किसी भी एंशियंट स्ट्रक्चर्स में जाते होंगे तो आपने इस टाइप के वहां पे दरवाजे देखे होंगे। वहां पे इस टाइप के दरवाजे में क्या रहता है, आप कभी भी दो स्टोन को ऐसा खड़ा करके दरवाजा नहीं बनाते। कभी भी दो स्टोन खड़े कर दिए, एक स्टोन ऊपर लगा दिया, तो ऐसा दरवाजा हम कभी भी प्रिफर नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टिक्स जो रहती है बैम्बू की बोल सकते हैं, या फिर हम प्लाई की बोल सकते हैं। उस समय प्लाई नहीं चलती थी, वो प्लाई की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। तो हमारे पास जो लंबे लंबे पट्टी रहते हैं, हम इनको एक दूसरे के साथ नीचे से टाई अप कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ऊपर से टाई अप कर देते हैं, और एज अ डोर भी यहाँ से इसको पंच कर दिया, यहाँ से इसको पंच कर दिया, और इट कैन बी ओपन इन एनी डायरेक्शन। सो दिस इज अ डोर, जिसके अंदर हमारे पास पैनल्स भी है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रेम्स भी है, और जिसके अंदर हमारे पास प्लैंक्स वगैरह हमने इसके अंदर असेंबल करे। साथ ही साथ जैसे डोर से वैसे हम विंडोज भी रहेंगे, या अगर ये आपके पास विंडो है तो आप यहाँ पे बैम्बू स्टिक्स भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं आप कांच लगा इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बैम्बू स्टिक्स लगा दीजिए एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जब आपने यहाँ पे ईंटें खड़ी करी थी तो उसी के अंदर बैम्बू स्टिक्स भी डाल दीजिए। जैसे एक ईंट यहाँ पर है, एक ईंट यहाँ पर है, तो आपने बैम्बू स्टिक अंदर तक डाल दी, यहाँ पे बैम्बू स्टिक अंदर तक डाल दी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और ये बैम्बू स्टिक्स कभी भी हिलेगी नहीं। अगर ये बैम्बू स्टिक्स नहीं हिलेगी तो ये आपके लिए एज अ विंडो का काम करेंगे, जिससे सिर्फ आपको हवा लाइट वगैरह आ सकती है, बट यहाँ से कोई भी बाहर आ जा नहीं सकता। बट अगर आप चाहते हैं कि ये बैम्बू स्टिक्स के अलावा आपको थोड़ी सी और प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप इसी के साथ में एक ग्लास की विंडो भी लगा सकते हैं बाहर, जो कि ऐसा हमारा डबल वर्क करेगी। अब कुछ रीजंस में ऐसा रहता है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करना पसंद करते हैं, तो आपकी बैम्बू स्टिक जो रहती है वो जनरली सर्कुलर रहती है, बट अगर आप इसको बीच में से काट देंगे तो वो जनरली इस फॉर्म में भी रहती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, छत के ऊपर इस टाइप का मैकेनिज्म लगा देते हैं, बैम्बूज को इस तरीके से इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कि एक बैम्बू ऐसा, एक बैम्बू ऐसा, एक बैम्बू ऐसा, एक बैम्बू ऐसा। तो जितना भी रेन वाटर रहता है वो सारा बैम्बूज की मदद से कलेक्ट होता है, और एक नीचे बैम्बू ऐसा लगा देते हैं। तो जितना भी रेन वाटर रहता है, जैसे ये आया पानी, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, तो जितना भी वाटर रहता है वो स्लोप की मदद से एक बड़े वाले में कलेक्ट हो जाएगा, और नीचे जाके वो कुछ अंडरग्राउंड वगैरह या ग्राउंड वाटर को अंदर छोड़ देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज ऑल्सो मेनली अडॉप्टेड। ओके, अब इसके बाद एक नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉफ्ट्स एंड द बंक्स। अब इसमें के अंदर क्या करा है हमने, एक इस तरीके से टेक्निक्स अपनाई है जो कि 2 स्टोरी या 3 स्टोरी हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है या कोई घर है, उसके अंदर हमने अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाए। जैसे मैंने एक चीज यहाँ बना ली बैठने के हिसाब से, फिर एक मैंने यहाँ पे एक स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी इस तरीके से कि मैं यहाँ पे भी बैठ सकता हूँ, एक मैंने यहाँ पे भी इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट प्रोवाइड कर दिया अल्टरनेटिवली, ताकि मैं यहाँ पे अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग स्टोरीज पे बैठ सकूं। अगर आपका घर बहुत ज्यादा बड़ा है, आपने 3 स्टोरी बनाया है और आप सिर्फ यहीं पर इसी एरिया में सरवाइव कर पा रहे हैं, तो ये जो क्लियर स्पेस है दैट वोंट बी एबल टू यूजफुल फॉर यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग पार्टीशंस कर देंगे, अलग अलग लेवल्स बना देंगे दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस पर्पजेज। जैसे सेटिंग हो गया आपका, इंस्टीट्यूशंस पर्पज के लिए हो गया, आपके मीटिंग्स के लिए हो गए, आपके बैट्स के लिए हो गए, दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस पर्पजेज। एंड द लास्ट वन विच इज नोन एज जैक आर्च रूफ। ये रूफ क्या है, अपन ने यहाँ पर एक बैम्बू स्टिक लगाई, एक बैम्बू स्टिक यहाँ पे लगाई, और अपन ने यहाँ से एक मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जो कि हमको सिर्फ उजाला दे रहा है। यहाँ पे क्या करा है, कौन सा मटेरियल डाला है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल डाला है, जिससे मुझे रोशनी वगैरह मिल सके, मुझे लाइट वगैरह मिल सके, और मेरी छत जो है वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाए। दिस टाइप ऑफ मटेरियल, बट दिस मटेरियल वोंट बी एबल टू रेजिस्ट एट अ हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रेसेस। मतलब जब बहुत आंधी आएगी, बहुत तूफान आएगा, तो इस टाइप का मटेरियल रेजिस्ट नहीं कर सकता। बट अगर आपको 2 फ्लोर को सेपरेट आउट करना है, 2 फ्लोर के बीच में कुछ पार्टीशंस वगैरह करना है, सो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। उस केस में आप ये क्या करेंगे, कर्व नहीं देंगे, यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस देंगे जो कि एज अ ट्रांसपेरेंट होगा। या फिर आप ऐसे रीजन्स में रहते हैं जहाँ पे आंधी तूफान का आना बहुत ज्यादा कम हो जाता है और वहां पे लोड का इतना ज्यादा बियरिंग नहीं आ पाता है, तो आप इस टाइप का अरेंजमेंट वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। So I hope these are the some few techniques which are eco-friendly and having a very minimum or the less cost. So this is clear to you. Okay. Thank you.